कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से टॉप क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हैं और एकदम बिल्कुल एक वीडियो अगर देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। बहुत ज़्यादा हेल्प आपका करेगा। प्रतिदिन बस एक ही वीडियो आपके लिए आता है और एक वीडियो प्रतिदिन बस देखना है और उसके बाद आप देखिए कि रिजल्ट में किस तरह से आपका वृद्धि करेगा। चलिए शुरुआत करें तो बिहार एसएससी का ये बिल्कुल वीडियो है और ये एग्जाम वाले जितने एग्जाम देने वाले हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम वाले के लिए बहुत ही अच्छा जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं और बिल्कुल आप लोगों को मिलते रहेगा। ये पार्ट 11th है यानी कि 11वां पार्ट है। बिल्कुल देखना ना भूले। इसके पहले वाला भी अगर वीडियो देखना हो तो बिल्कुल हमारे अथी में चले जाएंगे और बिल्कुल देख सकते हैं पूरे के पूरे वीडियो। चलिए शुरुआत अगर करेंगे तो ये हम लोग देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से कि चमगादड़ जो है बाधाओं का पता लगा सकते हैं। चमगादड़ बाधा को आगे खतरा है खतरा नहीं है इसको पहले ही पता लगा लेता है कि आगे खतरा है कि नहीं है। अब बताइए क्यों पता लगाता है? क्योंकि वे उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? जिससे उसको पहले आभास हो जाता है, पहले पता हो जाता है कि आगे खतरा है। कथा प्राध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं या प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं या अपश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आखिर क्या वे उत्पन्न करते हैं जिसके वजह से उन्हें पहले ही पता चल जाता है आगे खतरा है या खतरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही जवाब राइट आंसर आखिर इसमें से होंगे कौन। तो इसका सही जवाब क्या होने वाले हैं? बी नंबर ऑप्शन यानी कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएंगे? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है कि अति चालक वह चालक है जिसका खाली स्थान क्या शून्य होता है। अति चालक वह चालक है जिसका खाली स्थान होता है शून्य। क्या शून्य होता है? जिससे वह क्या कहलाता है? अति चालक कहलाता है। विभव शून्य होता है, करेंट शून्य होता है या प्रतिरोध शून्य होता है या कथा के रक्त शून्य होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही जवाब होगा जो शून्य होता है जिसके वजह से वो अति चालक कहलाता है। वो चालक। तो बताइए अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। जिसका रुकावट कहीं पर मिले नहीं समझिए वो सबसे तेज दौड़ने वाला होगा और जिसको रुकावट बार बार मिलेगा वो धीम हो जाता है। तब प्रतिरोध के मतलब होता है प्रतिरोध मतलब हर एक जगह पे रोकने वाला, रोध करने वाला, रोकने वाला होता है। तब प्रतिरोध यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका क्या है? सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर जिसमें कहता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि। स्पष्ट प्रति मतलब ये साफ साफ, प्रतिध्वनि मतलब ये लौट कर आने वाला ध्वनि होता है। उस ध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि जो इधर से जा रहा ध्वनि वो परावर्तित ध्वनि यानी वापस लौटने वाला ध्वनि, ये दोनों के मध्य, ये दोनों के बीच का जो समय का अंतराल होता है वो कम से कम क्या आवश्यक होना चाहिए? कितना होना आवश्यक चाहिए? कहता कि 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड या 0.4 सेकेंड। इसका सही जवाब आपको बताना है कि हम लोग को स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जाने वाला आवाज और वापस आने वाला आवाज, टकरा के वापस आने वाला, लौटने वाला आवाज, दोनों आवाज के बीच का जो समय लगता है वो कितना सेकंड समय लगते हैं तब जाकर के स्पष्ट हम सुन सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब यानी कि 0.1 सेकेंड होना आवश्यक है, जरूरी है ना। तो इसलिए हम लोग ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल मारेंगे। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति, किस सिचुएशन में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया यानी काम कर सकती है। एक वास्तविक जो गैस है वो कौन से सिचुएशन के अनुसार, कौन से सिचुएशन में एक बहुत अच्छे क्वालिटी का गैस यानी कि में काम कर सकता है? इसका राइट जवाब बताइए। कहता कि उच्च दाब और निम्न ताप होगा तब, कहता निम्न दाब और उच्च ताप होगा तब, या उच्च दाब और उच्च ताप रहेगा तब, या निम्न दाब और निम्न ताप रहेगा तब। ये कब आदर्श गैस के रूप में काम करेगा? तो इसका सही जवाब बताना है आपको कि एक वास्तविक जो गैस होते हैं कौन से परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में काम करेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन निम्न दाब और उच्च ताप जब रहेगा तो ज्यादा तापमान, ज्यादा गर्मी में ये और कम
दाब रहेगा तब एक वास्तविक जो है आदर्श ईंधन के रूप में, आदर्श गैस के रूप में ये काम करेगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जब जल जम जाता है, जब जल जो है पानी है जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तब उसका घनत्व बताइए क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, यानी कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व बताइए क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, या समान रहता है। समान मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, या इनमें से कोई नहीं। सही इसका जवाब देना है कि कौन से इसका सही जवाब हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। घटता है, जब पानी जो है जम जाता है तो इसका घनत्व जो है क्या होता है, घटता है। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे। और अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड है। बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड आखिर 6 नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है। कहता है कि द्विपरमाणुक है, त्रिपरमाणुक है, या चतुष्परमाणुक, बहुपरमाणुक है, यानी कि 3 परमाणु से ज्यादा परमाणुक है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो क्या है। द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, या बहुपरमाणुक, यानी 3 से ज्यादा परमाणु, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई सही विकल्प नहीं है। कौन सा इसका सही जवाब है। तो बिल्कुल ए नंबर मारेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये बिल्कुल द्विपरमाणुक है। कितना है, द्विपरमाणुक है। क्लियर। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा के चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें कहता है कि वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ मतलब जो तार होता है, विद्युत बिजली का तार, उसी को बोलेंगे विद्युत परिपथ। यानी कि वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए, करेंट को, लाइन को, बिजली के लिमिट करने के लिए, सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से बताइए कि किस युक्ति का, किस यंत्र का हम यूज करेंगे तो उस जो लाइन में, बिल्कुल तार में बिजली सीमित प्रवाहित करेगा। ग्रिड का, या फ्यूज का, हब का, या चालक का, किसको हम इसमें यूज करेंगे, किस यंत्र को यूज करेंगे कि बिल्कुल बिजली है जो सीमित पार करेगा, आवागमन करेगा। इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होते हैं। तब बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन है ना, फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूज। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए आप क्या करना चाहिए, बिल्कुल फ्यूज का यूज करना चाहिए ताकि बिजली बिल्कुल सीमित चले। देखे होंगे कि कभी कभी किसी जगह पे बिजली जो है कम बेसी होते रहता है, वहां पर फ्यूज जो है बहुत ज्यादा उड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीमित करता है और ज्यादा कम होने के चलते वो गल जाता है। और जब गल जाता है इसका मतलब कि आगे वाला जो, अगर आपका जो कोई भी यंत्र, टीवी, फ्रिज, कूलर कुछ भी लगाए हुए रहेंगे, वो बिल्कुल उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। और अगर वो नहीं ऐसा करता तो कम बेसी होने के कारण सारे के सारे उड़ाकर बैठा देता है। ये होता है फ्यूज का कमाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को लॉक लगाते हुए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जिंक का, रेडियम का, सीसा का, या कैडमियम का। इसका सही जवाब बताना है कि कौन से तत्व का, कौन से पदार्थ का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम, है ना, कैडमियम। तो इसका डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि अत्यधिक अम्लीय, आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी अम्लीय हो जाने के वजह से वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होता, क्योंकि वो अपना उपजाऊ जो शक्ति होता है, उर्वरता शक्ति, वो अपने उर्वरता शक्ति को खो देता है, खत्म कर देता है। तो अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए खाली आसान क्या प्रयोग किया जाता है, किस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, यूज करेंगे ताकि वो अम्लीयता शक्ति को खत्म करके उदासीन हो जाता है। बिना बुझा हुआ चूना को यूज करेंगे, बुझा हुआ चूना यूज करेंगे, बिना बुझा हुआ चूना दोनों का यूज कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग वैसे तो जानते हैं कि चूना का यूज करने से अम्लीयता शक्ति खत्म हो जाता है। अब कौन से चूना को, बिना बुझा हुआ कि बुझा हुआ कि बिना बुझा और बुझा दोनों चूना, या इनमें से कोई नहीं, क्या चीज यूज करते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे इसका सही जवाब जो होगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन। आप इसमें कोई जरूरत नहीं है कि बुझा हुआ ही चूना हो,
बिना बुझा हुआ चूना भी करे चलेगा और बुझा हुआ चूना भी चलेगा अम्लीयता शक्ति को खत्म करने के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन से ऐसे धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तांबा, लोहा, जस्ता या सीसा? इनमें से कौन से ऐसे धातु है जो क्या में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? यानी मुक्त अवस्था जिसके स्वतंत्र में कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन है तांबा। क्या हो जाएंगे? तांबा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा ऐसा गैस है जो अकार्बनिक गैस नहीं है? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और कहता है कि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन से इसके गैस है जो क्या है? अकार्बनिक गैस नहीं है। अकार्बनिक गैस यानी कि उसमें कार्बन मात्रा मिला हुआ नहीं है ना। अकार्बनिक मतलब कार्बन की मात्रा मिला हुआ है। इसमें से कौन सा गैस है? अब बताइए इनमें से कौन से गैस हो जाएंगे? अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब कार्बन मिला हुआ रहेगा, है ना। अकार्बनिक मतलब कार्बन मिला हुआ नहीं रहेगा। तो इसका होता है, तो ये होता तब, लेकिन नहीं यहाँ पर करे इसका मतलब कार्बन मिला हुआ होगा, है ना। बताइए कौन से ऐसे गैस है जिसमें कार्बन मिला हुआ होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। जिस अकार्बनिक गैस ये नहीं है, अकार्बनिक गैस ये नहीं है, ये कार्बनिक गैस है ना। CH4 हम लोग जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा कार्बनिक गैस हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए। अगला अगर क्वेश्चन जैसे देखेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है इसमें से जो सही नहीं है? देखते हैं क्या है। कहता है कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं। कहता है फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। कहता है रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं और फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल कहते हैं। बताइए इनमें से कौन है जो सही नहीं है? बिल्कुल गलत है। अब इसमें से गलत को चुनना है, यानी सही नहीं है इसका मतलब गलत है। अब कौन है जो इसका राइट आंसर आपको देना है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहा जाता है। फियोफाइसी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? लाल शैवाल कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। क्या है? सही नहीं है, ये गलत है, यानी कि नहीं है। क्या है? नहीं है। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा जो एक गलती लिखा है, यानी ये सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। क्लियर? तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व बताइए कौन है? उच्चतम प्रथम आयनन वाला तत्व इनमें से कौन है? कहता है हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या सोडियम है? इसका सही जवाब बताना है कि उच्चतम प्रथम आयनन वाला जो तत्व बताना है, कौन इसका सही जवाब होगा? हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम। बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल मारेंगे हीलियम के। ये चीज इसको हम लोग कहते थे। बी आपका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन है जिसका हृदय, हृदय माने ये हमारा धड़कन दिल है, कहता है कि सीरा युक्त होता है? स्तनधारी प्राणी का या सरीसृप का, मत्स्य का या उभयचर प्राणी का? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका सही जवाब बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन है, मछली का। किसका? मछली का जो हृदय होता है वो क्या होता है? ये बिल्कुल सीरा युक्त होता है। तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन मारेंगे मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। क्लियर? चलिए सी नंबर ऑप्शन को आगे बढ़ाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। कहता है कि एडमसिया, है ना, एडमसिया जो समुद्री एनीमोन है, और कहता है कि पेंट्यूला ये भी समुद्री पिच है। अब कहता है किस संघ के उदाहरण है? एडमिसिया और पेंट्यूला बताना है कि ये दोनों किस संघ के सदस्य है। कहता है सदस्य यानी कि उदाहरण है। कहता है सिलेंट्रेटा या स्कैन मिंथिज या कहता है कि एनीलिडा या आर्थ्रोपोडा। इसमें से सही जवाब आपको बताना है कौन है जो बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन, ए सिलेंट्रेटा। क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चले। चलिए बहुत अच्छे, आगे हम लोग बढ़ेंगे।
साला काम करना तो बंद कर दिया बाबू। चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि एक पक्षी तथा कीट के पर माने समझिएगा, पैर मतलब होता है डैना। डैना डैना मतलब समझिएगा कि डैना का मतलब क्या होता है। डैना मतलब कह सकते हैं कि पंख। डैना किसको बोलते हैं? पंख को। जो पंख करते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि पंख ही डैना के ऊपर जो पंख लगे हो तो वो पंख नहीं, ये पंख जो हम लोग कहते हैं ये डैना को बोलते हैं, यानी कि दोनों तरफ जो उड़ने वाला होता है ना उसको बोलते हैं डैना या पर बोलते हैं। कहता है एक पक्षी का पंख, एक पक्षी का डैना और एक कीट का डैना, दोनों उड़ते हैं। एक पक्षी भी उड़ता है और कीट पतंग जो तितली होती है दोनों उड़ते हैं, लेकिन दोनों जो होते हैं दोनों का पर जो डैना होता है वो क्या होते हैं? समजात होते हैं, एक ही जात जैसा होता है, या समवृत्ति अवयव होता है, या कहता है अवशेषी अवयव होता है, या अल्प विकसित अवयव होते हैं। इनमें से बताना है कौन इसका सही जवाब है। तो बिल्कुल सब मतलब दोनों तो उड़ने वाला होता है, दोनों समान काम करता है, दोनों उड़ने का ही, लेकिन एक में जान होता है और एक बेजान होता है। एक सजीव की तरह होता है डैना, एक निर्जीव होता है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा समझात नहीं होगा, ये समवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समवृत्ति इसका सही जवाब। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल मारेंगे इसका। यानी एक पक्षी और एक कीट का जो पर यानी कि जो डैना होता है, पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक समवृत्ति अवयव होता है। क्लियर? आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? निम्न में से कौन है जो मनुष्यों में श्वसन रंजक है? कहता है कि हेमोसाइनिन, या कहता है कि हेमोइथिरिन, या बी बी कैरोटीन, या कहता है हीमोग्लोबिन। इसका सही जवाब बताना है कि निम्न में से कौन है जो मनुष्यों में श्वसन रंजक है। मनुष्यों में श्वसन रंजक बताना है, इनमें से कौन हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएंगे? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हीमोग्लोबिन हो जाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण, कहता है शरीर से अधिक तापमान की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। जब हमारे शरीर है और हमारे शरीर का तापमान सहसा कम हो जाएगा तो हमारे शरीर का जो तापमान एनर्जी है वो ज्यादा ह्रास से हानि होता है। अब उसे के फलस्वरूप अल्पलता होता है। क्या? मनुष्यों अति मेढकों में, मानवों में, छिपकलियों में, या सांपों में? इसका सही जवाब आपको देना है कि शरीर का तापमान सहसा कम होता है तो उसके कारण मनुष्यों के यानी कि शरीर जो शरीर होते हैं उन शरीर का अधिक तापमान का हानि होता है। जब टेम्परेचर कमेगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लॉस हो जाता है, हानि हो जाता है। अब बताइए उसके फलस्वरूप ये अल्प ताप जो होता है वो क्या होता है? किसके अंदर होता है? मेढकों में, मानवों में, छिपकलियों में, या सांपों में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानवों में। यानी कि बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किसे कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? अधिकांश क्रेस्टेशिया जो होते हैं इसकी बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं? सेल्यूलोस का, या गैलेक्टोस का, या काइटिन का, या स्टार्च का? इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, काइटिन का। क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, काइटिन। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस पशु में कहता है कि पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? कहता है कि लेवियो में, या कैटला में, सी हॉर्स में, या मागुर में, है ना? मांगुर मतलब होता है जो मछली जैसा होता है ना, वो होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है? तो कहता है निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होते? क्या में होता है? सी नंबर ऑप्शन मारेंगे, हॉर्स में। क्या हो जाएंगे? हॉर्स यानी कि जो हॉर्स घोड़ा, तो आपका हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन मारते चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि दाल देने वाले पौधे को दलहन वाले दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस
कुल यानी कि कुल माने वर्ग कह सकते हैं, किस कुल वर्ग यानी किस वर्ग या क्लास में रखा जाता है। दाल देने वाले पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है, किस कुल में रखा जाता है, किस क्लास में रखा जाता है। कहता है कि सोलेनेसी में या मालवेसी में या यूग्लिनेसी में या कहता है कि लिलिएसी में। इसका सही जवाब बताना है कौन सा। इसका सही जवाब होगा कि दलहन पौधे को किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो दलहन पौधे को किस कैटेगरी में रखा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन होगा क्या, लेग्यूमिनेसी में। क्या, लेग्यूमिनेसी, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को मारते चलेंगे। आगे अगर हम लोग देखें 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को यानी जगहों को जोड़ने वाली रेखाएं को दर्शाती है। क्या करती है, दर्शाती है। अब बताइए इसमें से क्या हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन है जो बराबर स्थलों, बराबर स्थान, बराबर जगहों वाले रेखा, बराबर जगहों को जोड़ने वाली, बराबर जगहों को जोड़ने वाली रेखाएं को दर्शाती है। इनमें से कौन है जो दर्शाती है। कहता है कि आइसोहिप्स या कहता है आइसो हेलाइज या कहता है आइसोबार या कहता है आइसोहाइडस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, आइसोहाइड्स, है ना। आइसोहाइड्स जो है बिल्कुल सही जवाब होंगे और डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते, यानी कि वैसे सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के सहायता से देखा जाता है, उसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में, कितने भाग में बांटा गया है। कहता है एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में या चार वर्गों में। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, चार वर्ग में। सूक्ष्म जीवों को ये चार वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया। तो डी नंबर ऑप्शन लॉक लगाएंगे। अगला देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन और ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। कहता है कि पहला कंप्यूटर का जो माउस है वो किसने बनाया था। कहता है कि डगसन एंजवर्थ या विलियम्स इंग्लिश और कहता है कि ओए नील कुहर और रॉबर्ट जवाकी। इसका सही जवाब बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब आप पहले से देख लीजिएगा कि मनुष्य आदि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, क्या, डगलस एल्जवर्थ, है ना। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और हम लोग आप लोग के बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देंगे लास्ट तक वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत थैंक यू। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर चलेंगे। थैंक यू।